हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, मींस आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, फ्लूइड क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे यहां पे। सबसे पहले फ्लूइड को अगर हम इजीली डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स की वो सब्सटेंस जो इजीली फ्लो करें। ठीक है, वो सारे के सारे सब्सटेंस जो इजीली फ्लो कर सके, मींस बह सके, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। अब इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है? इसमें हमारा लिक्विड भी आता है, लिक्विड भी आएगा, और इसमें हमारी गैसेस भी आएंगी। ठीक है, लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगा, क्योंकि लिक्विड भी फ्लो करता है इजीली और गैसेस तो और इजीली फ्लो करती हैं। ठीक है, तो फ्लूइड की कैटेगरी में ये लिक्विड और गैस दोनों ही चीजें आएंगी। कहीं भी आप केवल और केवल लिक्विड की बात नहीं करोगे। अगर फ्लूइड बोल रहा है तो फ्लूइड के कंडीशन में लिक्विड और गैस दोनों की बात करेंगे हम। यहां पे हमको इस चैप्टर में, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, केवल और केवल लिक्विड की बात करनी है। ठीक है, गैस की यहां पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्लूइड बोलेंगे तो लिक्विड और गैस दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे हमको काम किससे है? लिक्विड से काम है। तो बच्चों, लिक्विड जिस भी कंटेनर में भरा होता है ना, मान लो कि क्या है, ये एक हमारे पास बीकर है। ठीक है, और इसमें क्या है? लिक्विड भरा हुआ है, या वाटर आप बोल सकते हो सिंपली। यहां पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो पानी भरा हुआ है ना, ये कंटेनर की वॉल पे सारे डायरेक्शन में क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। ये इधर भी फोर्स अप्लाई करेगा, इधर भी फोर्स अप्लाई करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। मींस सारे के सारे डायरेक्शन में ये जो लिक्विड है ना, ये जो वाटर है ना, ये इस कंटेनर की बाउंड्री पे, कंटेनर के वॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा, सभी डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। बच्चों, यहां पे हमको एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ना है, दैट इज बायोन्सी। हमको किसकी बात करनी है स्टूडेंट्स? बायोन्सी की बात करनी है। प्रेशर इन फ्लूइड्स में हमको किसकी बात करनी है? बायोन्सी की। ठीक है, बायोन्सी किसको कहते हैं? ये हमारे पास मान लो एक बीकर है या कोई कंटेनर है, और इसमें क्या है? जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, H2O। ठीक, अब हम क्या करें? अगर एक बॉटल को हम क्या करेंगे? अब देखते हैं बॉटल हमसे बन पाएगा कि नहीं। ठीक है, आई थिंक बन नहीं पाएगा। ड्राइंग मेरी बहुत ही खराब है, बट मजाक नहीं उड़ाने का। ठीक है, बस समझना इसको। ये क्या है? एक बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है, और इस बॉटल को हम क्या कर रहे हैं? नीचे पानी के अंदर डुबो रहे हैं। ठीक है, इस वाटर में हम क्या कर रहे हैं? बॉटल को डुबो रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों? आपने ऐसा फील किया हुआ होगा कि जब आप क्या करते हैं, मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, और आप क्या कर रहे हो? प्लास्टिक की बोतल को उसमें क्या कर रहे हो? इमर्ज कर रहे हो, डुबो रहे हो। तो उस केस में क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। वो बोतल इजीली उस पानी में डूबती नहीं है। उसका रीजन क्या है? वही हमको यहां पे पढ़ना है स्टूडेंट्स। बोतल क्यों इजीली पानी में इमर्ज नहीं हो जाती, क्यों नहीं डूब जा रही है? रीजन ये है बच्चों कि पानी के अंदर से ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, लिक्विड, ये जो वाटर है इस कंटेनर में, वो वाटर क्या करता है? बॉटल पे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, वो फोर्स ही क्या बोला जाता है बच्चों? इसी फोर्स को हम बोलते हैं बायोन्ड फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायोन्ड फोर्स। फिर से समझना कि बायोन्ड फोर्स क्या होता है।
मैंने पहले ही बताया कि जो फ्लूइड होगा मींस यहां पे जो लिक्विड होगा वो कंटेनर के वॉल पे हर एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, इधर भी करेगा इधर भी करेगा, मींस इधर भी कर रहा है इधर कर रहा है इधर कर रहा है नीचे ऊपर हर जगह फोर्स अप्लाई कर रहा है कंटेनर की वॉल पे, ये जो वाटर भरा हुआ है इसमें। लेकिन जो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रही है बॉटल पे, ये जो वाटर है इसमें वो बॉटल पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, केवल उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बायोंड फोर्स बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस है ना पूरा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोंसी बोलते हैं। फिर से समझना बच्चों की बायोंड फोर्स क्या होता है। जब हम किसी खाली बॉटल को पानी के अंदर डुबोते हैं, पानी में डुबोते हैं, तो वो बॉटल इजीली डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में उस बॉटल पे एक फोर्स अप्लाई करता है, और इसी अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोंड फोर्स बोलते हैं। ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि कभी यदि आपने कुएं में पानी भरा होगा तो वहां पे आपने ये चीज फील किया हुआ होगा कि जब हम क्या करते हैं, बाल्टी को रस्सी से बांध करके कुएं में डालते हैं पानी निकालने के लिए, उसके बाद जब बाल्टी क्या होती है, टोटली फिलअप हो जाती है वाटर से, और ज्यादा मैं क्या कर रहा हूं, रस्सी को छोड़ रहा हूं नीचे, तो उस टाइम हमको उसका वेट समझ में ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि जो बाल्टी में भरा हुआ पानी है, मतलब टोटली जो बाल्टी है पानी से भरी हुई, वो एकदम क्या है, वेटलेस है। ठीक है। वहां पे रीजन क्या है स्टूडेंट्स, रीजन ये है कि बायोंड फोर्स। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो इतनी दूरी तक क्या है, वाटर यहां पे भरा हुआ है और बाल्टी मेरी कुछ यहां पे है। ठीक है, यहां पे है मेरी बाल्टी कुछ, और रस्सी से खींच रहे हैं। ठीक है। अब ये बाल्टी जब तक पानी के अंदर रहेगी ना, जैसे मैं यहां से खींचना स्टार्ट कर रहा हूं तो ये बाल्टी कहां आएगी, यहां पे आ जाएगी, यहां पे आएगी ऐसे। तो वाटर के अंदर, वाटर सरफेस जो है, ये जो पानी का सरफेस है, उसके नीचे जब तक बाल्टी रहेगी तब तक ये कैसी फील होगी, वेटलेस फील होगी। ठीक है। क्यों वेटलेस फील होगी, जैसे कि मैं खींच रहा हूं ना, तो जब तक ये पानी के अंदर है ना, तो हमको ऐसा लगेगा कि बहुत कम फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं और बाल्टी क्या हो रही, बहुत इजीली ऊपर आ रही है। रीजन क्या है, बायोंड फोर्स। क्योंकि जब ये पानी के अंदर है ना, तो यहां पे बायोंड फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इस बाल्टी को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, और मैं भी तो खींच रहा हूं ना, तो दो फोर्स लग गए, इस वजह से वो कैसा फील हो रहा है, वेटलेस फील हो रहा है। ठीक है। या फिर यहां से समझ सकते हो कि जब भी हम किसी खाली बॉटल को या किसी भी खाली वेसल को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डुबोते हैं, तो वो इजीली डूबती नहीं है। तो वहां पे क्या होता है कि पानी अपवर्ड डायरेक्शन में सारे वेसल्स पे क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है, और उसी अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बायोंड फोर्स बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोंसी बोलते हैं। ठीक है। और बच्चों इस फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। अपथ्रस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी, थ्रस्ट क्या होता है, वो फोर्स जो किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो। ठीक है। जैसे कि ये कोई सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस है, और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो इसी को हम क्या बोले थे, थ्रस्ट बोले थे। ठीक है। और ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगने लगा था, इसको क्या बोलेंगे, अपथ्रस्ट बोलेंगे। और अपथ्रस्ट मींस बायोंड फोर्स। तो बायोंड फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन an object emerged in liquid it experiences an upward force known as बायोंड फोर्स। ठीक है। और ये प्रोसेस क्या बोला जाएगा बच्चों, बायोंसी।
दिस प्रोसेस is called as बायोन्सी। ठीक, बच्चों जो बायोन फोर्स की यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन होगी। क्या है ये, एक टाइप का फोर्स है, तो जो फोर्स की यूनिट वही बायोन फोर्स की भी यूनिट। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमको नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। When an object emerged wholly or partially in a liquid, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of the liquid displaced by the ऑब्जेक्ट। ठीक है, मींस आर्किमिडीज सर ने क्या बोला कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में क्या करते हैं, डुबोते हैं, इमर्ज करते हैं, चाहे हम उसको पूरी तरीके से डुबो दें या फिर उसका कुछ पार्ट डुबोएं और कुछ पार्ट ना डुबोएं, मींस पार्शियली डुबोएं। ठीक है, आंशिक रूप से किसी भी लिक्विड में, तो क्या होगा, वो एक बायोंट फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। वो किसका एक्सपीरियंस करेगा, बायोंट फोर्स का। इतनी बातें तो हमने कर लिया अभी बायोंसी के प्रोसेस में ही। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि ये जो बायोंट फोर्स है ना, वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मींस जब ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबोएंगे तो जो बायोंट फोर्स की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो ऑब्जेक्ट जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उस वेसल से, जितना पानी उस ऑब्जेक्ट को डुबोने की वजह से गिर जाएगा, डिस्प्लेस होगा, बाहर जाएगा, उस पानी का जो वेट होगा वही वैल्यू किसकी होगी बच्चों, बायोंट फोर्स की होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक यहां पे क्या है, वेसल है और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है या लिक्विड बोल सकते हो आप। अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें एक हम लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, क्यूब है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इमर्ज कर रहा। ठीक, इस क्यूब को मैं इमर्ज कर रहा। अब इमर्ज करेंगे हम तो क्या करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा एक बायोंट फोर्स का, एक बायोंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा, बायोंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आर्किमिडीज सर क्या कह रहे हैं कि
इस बायोन्ट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना वाटर डिस्प्लेस किया जाएगा उसके वेट के बराबर होगी। ठीक है, मींस इस केस में जो बायोन्ट फोर्स की वैल्यू होगी, बायोन्ट फोर्स वो कितनी होगी बच्चों? वो होगी वेट ऑफ द लिक्विड displaced by the object। ठीक है, यही आर्किमिडीज सर ने बताया। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेन पॉइंट आपका यही है कि बायोन्ट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगी। ठीक है, यही कहते हैं कौन? आर्किमिडीज सर कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कि जब भी हम किसी लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली डुबोते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक बायोन्ट फोर्स का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, और इस बायोन्ट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किए गए वाटर के वेट के बराबर होगी। ठीक है, यही बताया आर्किमिडीज सर ने। ठीक बच्चों, अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन की बात करें हम, एप्लीकेशन क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का? एप्लीकेशन यह है बच्चों की आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं कहां? लैक्टोमीटर में। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा मिल्क होता है उसकी प्योरिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, या फिर जो हम शिप्स डिजाइन करते हैं या सबमरीन्स डिजाइन करते हैं उसके डिजाइन करने में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है, या फिर हाइड्रोमीटर जो होता है उसमें हम यूज करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। ठीक है, तो ये क्या है? इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स यहां पे हमको डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर सिंक कर जाएगा तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल होगा। ठीक है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे 3 केसेस हम ले रहे हैं। ये है हमारा केस फर्स्ट, ये है हमारा केस सेकंड, और ये है हमारा केस थर्ड। केस फर्स्ट में क्या होगा बच्चों? ये एक बीकर है और इसमें क्या वाटर फिलअप है, पानी भरा हुआ है। इधर भी एक बीकर है और इसमें भी क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से इधर भी एक बीकर है और इसमें भी क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, हम एक बॉटल को डुबो रहे हैं इसमें। ठीक है, एक बॉटल को हमने क्या करा, डुबो दिया। इसमें भी सेम वही काम कर रहे हैं हम। और यहां भी हम वही सेम वर्क करेंगे। ठीक, इसका बॉटल तो बहुत अच्छा बन गया केस थर्ड वाले का। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, बॉटल पे ना जाओ, कॉन्सेप्ट ध्यान दो। यहां पे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बात करने जा रहे हैं हम, उस पे आप कंसंट्रेट करो। अब बच्चों, इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉटल का जो वेट है, इस बॉटल का जो वेट है वो किधर काम करेगा? नीचे के साइड में काम करेगा, डाउनवर्ड में काम करेगा। और इस बॉटल पे जो बायोन्ट फोर्स काम करेगा वो किधर काम करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, अब ये बॉटल इस पानी में डूबेगी या फिर फ्लोट करेगी,
ये डिपेंड करेगा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे। तो केस फर्स्ट में क्या है, अगर वेट जो है बच्चों, वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, ग्रेटर होगा बायोंट फोर्स से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट बायोंट फोर्स से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, सिंक कर जाएगा यहां पे, क्योंकि जो बायोंट फोर्स बॉटल पे अप्लाई हो रहा है ना वो उसको बैलेंस ही नहीं कर पा रही है, उसके वेट को बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है। इस वजह से ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डायरेक्टली डूब जाएगा पानी के अंदर। ठीक है, दूसरा केस जो है बच्चों, इसमें क्या होगा कि जो बॉटल का वेट है ना, जो बॉटल का वेट है और जो बायोंट फोर्स है वो दोनों क्या रहते हैं, इसमें दोनों की वैल्यू इक्वल रहती है। अगर जितना वेट है बॉटल का, ऑब्जेक्ट का जितना वेट है वो लगाए गए बायोंट फोर्स के इक्वल है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, तैरेगा इस केस में। ठीक है, थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में जो वेट होगा ना बच्चों ऑब्जेक्ट का वो लेस देन होगा बायोंट फोर्स से, तो इस केस में भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। इस केस में भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, अगर वेट ऑब्जेक्ट का ज्यादा है लगाए गए बायोंट फोर्स से तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ठीक है, मर जाएगा बोल सकते हो। और अगर ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो इक्वल है उस पर लगाए गए बायोंट फोर्स के तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तैरेगा। और अगर वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो उस पर लगाए गए बायोंट फोर्स से कम है तो भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर इन दोनों केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, क्या कोई डिफरेंस नहीं आएगा? डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स, जब जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो बायोंट फोर्स के बराबर होगा तब ऑब्जेक्ट फ्लोट तो करेगा, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम एक ये आएगी कि ऑब्जेक्ट कुछ इमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर और कुछ पोर्शन इसका पानी के ऊपर रहेगा और फ्लोट करेगा। ठीक है, कुछ पोर्शन नीचे रहेगा पानी के और कुछ पोर्शन ऊपर रहेगा और फ्लोट करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में बायोंट फोर्स जिसमें ज्यादा होगा, मतलब कि केस थर्ड की बात कर रहा हूं, जिस केस में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बायोंट फोर्स से कम होगा उस केस में क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो लिक्विड के सरफेस पर ही रह के क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लिक्विड के सरफेस पर ही रह के फ्लोट करेगा, यही डिफरेंस है। बाकी दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ठीक है, ये क्या बोला जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? जैसे कि बच्चों जो शिप्स होती हैं जो तैरती हैं उसमें कौन सा केस अप्लाई होगा, सेकंड वाला केस अप्लाई होता है हमारा, क्योंकि शिप्स का कुछ जो पोर्शन रहेगा वो पानी के अंदर और कुछ पोर्शन पानी के ऊपर, और क्या करती है वो फ्लोट करती है। ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लोट करती है, तो वहां पे सेकंड केस अप्लाई होता है आपका। अगर हम किसी कॉइन को डालते हैं पानी में तो वो क्या होता है, डूब जाता है। रीजन यही है कि वहां पे जो कॉइन का वेट है ना वो बहुत ही ज्यादा है उस पर जो बायोंट फोर्स लग रहा है उसके कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सीधे डूब जा रहा है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना है डेंसिटी। डेंसिटी डिस्कस करना है और यहीं पे हमको बात करनी है किसकी, रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले हम डेंसिटी समझ लेते हैं। तो ये तो आपको जनरली पता होगा कि जो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज
डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मींस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा। इसको कहीं कहीं रो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। चाहे आप इसको लिख सकते हो D इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों डेंसिटी की, यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगी डेंसिटी की यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बच्चों, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ द पानी, ठीक है। जो सब्सटेंस लिक्विड में डुबोया जाएगा, पानी में जो भी सब्सटेंस डुबोया जाएगा उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। और बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर पानी में वो डूब जाएगा, इसका रिलेटिव डेंसिटी से क्या नाता है, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। रिश्ता ये है बच्चों कि जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी सब्सटेंस को हम पानी में डुबो रहे हैं, ठीक है, पानी में जब डुबोते हैं तो वो डूबेगा या फिर तैरेगा, ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे। मान लो कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्ज कर रहा हूं, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा या फिर फ्लोट करेगा, ये डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पर, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जिस भी सब्सटेंस का बना होगा, उस सब्सटेंस की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी, उस सब्सटेंस की डेंसिटी अगर वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। और अगर उस सब्सटेंस की डेंसिटी मींस जिससे ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसकी डेंसिटी अगर वाटर से कम होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि जो रिलेटिव डेंसिटी है, जो रिलेटिव डेंसिटी है अगर उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है बच्चों, एक से ज्यादा कब होगी, जब सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, और जब सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी, मतलब कि न्यूमरेटर अगर ज्यादा होगा तभी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, एक से ज्यादा होगी। और जब रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस केस में ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, ठीक है, सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू, अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू एक से कम हुई, एक से कम होने का मतलब क्या है कि यहां पे जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मींस सब्सटेंस से ज्यादा वाटर की वैल्यू होगी, तो उस केस में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक है। सब्सटेंस से ज्यादा अगर वाटर की डेंसिटी है, मतलब सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। और जब 1 से कम हो जाएगी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट तैरेगा, ठीक है, फ्लोट करेगा। और अगर 1 के इक्वल होगी तो भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। मीन सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो उस केस में भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह बच्चों की जो रिलेटिव डेंसिटी होती ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी और डेंसिटी दोनों की यूनिट क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। मतलब ये क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है रिलेटिव डेंसिटी।
एक न्यूमेरिकल दिया बच्चों, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 50 न्यूटन इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक लिक्विड में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना दिया है, 50 न्यूटन दिया है। तो हमको निकालना है बायोंट फोर्स की वैल्यू, एफ बी कैलकुलेट करना है हमको। और वेट कितना दिया है ऑब्जेक्ट का, वेट दिया है 50 न्यूटन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होगा बच्चों कि जो बायोंट फोर्स की वैल्यू होगी, जो बायोंट फोर्स की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उस लिक्विड का वेट ही बायोंट फोर्स होगा। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट कितने अमाउंट में लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। मींस जो लिक्विड डिस्प्लेस किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसका जो वेट होगा वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर ही होगा। तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना है बच्चों, 50 न्यूटन है। मींस जो बायोंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, कह रहा है कि व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन वाटर इट डिस्प्लेसेस 3 kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक आयरन का ऑब्जेक्ट है और उसको जब पानी में डुबोया जाता है, ठीक है, इमर्ज किया जाता है, तो वो 3 किलोग्राम क्या करता है, पानी डिस्प्लेस करता है। फिर इसे समझना बच्चों, कह रहा है कि एक आयरन का ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसको जब हम पानी में क्या करते हैं, डुबोते हैं, तो वो क्या करता है, 3 किलो पानी क्या करता है, डिस्प्लेस कर रहा है। 3 किलो पानी डिस्प्लेस कर रहा है। तो बायोंट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उस बायोंट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों अगर अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम बात करेंगे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो बायोंट फोर्स की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना पानी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किया जा रहा है उसका जो वेट है वही आप निकाल लो और वही क्या हो जाएगा बच्चों, बायोंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दे रहा है कि जब आयरन ऑब्जेक्ट को पानी में डुबो रहे हैं तो वो 3 किलो पानी क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहां पे क्या दिया है, डिस्प्लेस किए गए वाटर का मास दिया है बच्चों। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन पैदा होगी आपको, इसी वजह से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि मास दिया है यहां पे डिस्प्लेस किए गए वाटर का, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि बायोंट फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेस किए गए वाटर के वेट के बराबर होगी। तो मास दिया है, यहां पे जी की वैल्यू दी है, आप कैलकुलेट कर लो। बायोंट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो मतलब क्या, mg। और मास कितना दिया है बच्चों, 3 kg दिया है, और g की वैल्यू दिया है बच्चों 10, तो ये कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन हो जाएगा। मतलब कि जो बायोंट फोर्स लगेगा यहां पे आयरन ऑब्जेक्ट पे वो कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन हो जाएगा।
ठीक है, एक न्यूमेरिकल दिया है बच्चों, कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विल इट सिंक और फ्लोट व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर, डेंसिटी ऑफ पानी इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मींस कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी दिया है 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक, और हमसे पूछ रहा है कि जब हम पानी में इसको क्या करें, पकड़ के डुबो दें ऐसे, तो क्या होगा, ये डूब जाएगा या फिर तैरेगा, फ्लोट करेगा, और वाटर की डेंसिटी दिया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मींस यहां पे हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, नॉर्मली रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और रिलेटिव डेंसिटी आप कैलकुलेट कर लो, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है या फिर इक्वल टू 1 आ रही है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ पानी। ठीक है, तो सब्सटेंस मींस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितना है बच्चों, 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, यूनिट लिखने की नीड नहीं यहां पे, और पानी की डेंसिटी कितना दिया है, 1000 दिया है। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, सिंपली तो आप यहां पे बता सकते हो कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि जो यहां पे रिलेटिव डेंसिटी आएगी, जो यहां पे रिलेटिव डेंसिटी आएगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी। तो लेस देन 1 आ रही है रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब क्या है बच्चों कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा यहां पे। ठीक है, फ्लोट करेगा यहां पे, जो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आएगी, ये क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर कम है, ऑलरेडी ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से कम आ रही है, और 1 से कम आने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे यूनिट मत लिख देना आप, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती बच्चों, डेंसिटी एक दूसरे को काट डालेंगे, मार डालेंगे। ठीक है, यहां पे तो यूनिट लेस है, तो 0.3 यहां पे रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आ रही है, दैट इज लेस देन 1। और लेस देन 1 अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तैरेगा पानी में। ठीक है, तो यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं। आप हमको कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना।